गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। दोस्तों आज है 13 जुलाई और आज 13 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को आप सबके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आम महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों देखिए आम महोत्सव 2024 का आयोजन जो है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन का उद्घाटन भी किया। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। कहाँ पे? अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। इस आयोजन में जो है आम की 700 से अधिक किस्मों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, कितने? 700 से अधिक प्रजातियों को आमों की इसमें प्रदर्शित किया गया है, जिसमें वैश्विक बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए उत्पादक और निर्यातकों के बीच में चर्चा की गई। ठीक है, इस महोत्सव में जो है वैश्विक बाजार में आम को पहुंच को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए उत्पादकों और निर्यातकों के बीच में चर्चा की गई है। ठीक है, इस महोत्सव का जो लक्ष्य है वो है जापान और मलेशिया को 40 टन आम को निर्यात करना। इस जो महोत्सव आयोजित हुआ है इसका लक्ष्य है कि जापान और मलेशिया को 40 टन आम का निर्यात करना, जिसमें दशहरी, लंगड़ा और चौसा जैसी किस्में जो है उसमें शामिल होंगी। फिलहाल अभी इस महोत्सव में जहां पे 40 टन की तो लक्ष्य को रखा गया है, लेकिन अभी जापान को 15 टन आम जो है भेजे गए हैं। इस महोत्सव के थ्रू 15 टन आम भेजे गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे हिमाचल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों देखिए हिमाचल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो अभी फ़िलहाल में राजीव चक्रधर को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव चक्रधर को हिमाचल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव चक्रधर को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और केंद्र सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी प्रदान कर दी गई। ठीक है, वह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मौजूद चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की जगह लेंगे। वो किसकी जगह पर नियुक्त हुए हैं? तो MS रामचंद्र राव की जगह पर उन्हें नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए अभी फ़िलहाल जो है हिमाचल प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कुल टोटल 12 जज मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मौजूदा वक्त में मुख्य न्यायाधीश के साथ जो है टोटल 12 जज जो है उनकी उपस्थिति है, यानी कि मौजूदगी है। ठीक है, अभी एक बार रिवाइज कर ले। फिलहाल में चीफ जस्टिसों की नियुक्ति हुई है। चलिए देख लेते हैं। आलिया नीलम, जिन्हें लाहौर की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। किसे? आलिया नीलम को। मोहम्मद मुश्ताक जिन्हें केरल हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। थोड़े दिन बाद यहाँ भी चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो जाएगी। और शील नागू को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। और देखिए VR सारंगी, जिन्हें झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है भी नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ थी, उनको हमने रिवाइज कर लिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देश में पहली बार महिला IRS अफसर पुरुष बनी है, उनका नाम क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए कि महिला IRS अफसर पुरुष बनी है, उनका नाम क्या है। देखिए महिला IRS अफसर थी जिनका नाम था M अनुसुईया। अब उन्होंने क्या किया है कि अपना लिंग परिवर्तन करा के वो पुरुष बन गई हैं और उनका नाम क्या हो गया है? M अनुकातिर सूर्या उन्होंने नाम रखा है। सो यही क्वेश्चन है कि देश में पहली बार महिला IRS अफसर पुरुष बने, उनका नाम क्या है? देखिए जब वो महिला थी तो उनका नाम था M अनुसुईया। ठीक, अब पुरुष बनने के बाद उन्होंने अपने नाम को ट्रांसफ़र कर लिया है, तो नाम क्या हो गया है? M अनुकातिर सूर्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हम दोनों को याद रखेंगे ताकि जो भी एग्जाम में आए उसे हम टिक कर देंगे। पुरुष जब महिला थी तो उनका नाम था M अनुसुईया, उन्होंने अपने लिंग को परिवर्तन करा लिया है और पुरुष बन के उनका नाम क्या हो गया है? M अनुकातिर सूर्या। ठीक है, वो चलिए देखते हैं इसके बारे में। 2013 बैच की IRS अधिकारी
एम अनुसूया की विभागीय दस्तावेजों में नाम बदलकर एम अनुकातिर सूर्या और लिंग को स्त्री से पुरुष करने की अपील को स्वीकार किया गया है। ठीक है, देखिए उन्होंने जैसा कि वित्त मंत्रालय में ये सिफारिश की कि उनके नाम को यानी कि एम अनुसूया से एम कातिर सूर्या कर दिया जाए और उनके लिंग जो स्त्री थी उसे पुरुष रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। ओके, देखिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय में उनके आधिकारिक रिकॉर्ड में नाम और लिंग बदलने की अनुमति प्रदान की गई। उनके सिफारिश के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने उनके नाम और लिंग को रिकॉर्ड में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब भारतीय सिविल सेवा में लिंग परिवर्तन का यह पहला मामला है। भारतीय सिविल सेवा में लिंग परिवर्तन का यह पहला मामला है और 1 नंबर फिक्स हो गए। जितने भी सिविल सेवा एग्जाम होने वाले हैं उसमें एक क्वेश्चन फिक्स हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 41 सालों के अंतराल के बाद किस देश का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। यानी कि 41 साल बाद कोई प्रधानमंत्री जो है वो कहाँ पे गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। नरेंद्र मोदी जो है 41 साल के बाद ऑस्ट्रिया का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। इससे पहले इंदिरा गांधी जी 1983 में ऑस्ट्रिया गई थी, उसके बाद मोदी जी गए हैं 41 सालों के बाद। चलिए जानते हैं डिटेल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41 सालों के अंतराल के बाद ऑस्ट्रिया का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, मोदी जी से पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया का विदेश मंडल जो है, ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल लेमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वहाँ के चांसलर कार्ल लेमार ने जब ऑस्ट्रिया मोदी जी गए हैं तो वहाँ के जो चांसलर हैं कार्ल लेमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में वहाँ पे उनका सहयोग किया या उसमें हिस्सा लिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति कौन है, तो ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर वेलेन। कौन है, अलेक्जेंडर वान डेर वेलेन। ओके, चलिए नेक्स्ट है बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों देखिए बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन जो है 11 से 12 जुलाई को नई दिल्ली में किया गया। हमारी राजधानी कहाँ, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। देखिए बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 11 से 12 जुलाई को संपन्न किया गया है। अब इस सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्रियों के दूसरे बिम्स्टेक सम्मेलन की मेज़बानी की। इसकी मेज़बानी कौन की है, तो इसकी मेज़बानी जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। ये दूसरा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन हुआ है कहाँ पे, भारत में हुआ है। जो इससे पहले हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड। देखिए इससे पहले कहाँ हुआ था, इससे पहले बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। दूसरी बार कहाँ ये हो रहा है, दूसरा जो हो रहा है बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली भारत में हो रहा है। ठीक है, देखिए बिम्स्टेक में 7 सदस्यीय देश हैं। 7 सदस्यीय बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। पिछले जैसा कि हम लोगों ने भी जाना कि पिछला सम्मेलन कहाँ हुआ, इससे पहले बैंकॉक थाईलैंड में, और जो आगामी है ना वो भी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है सितंबर में थाईलैंड में ही आयोजित किया जाएगा। ओके, चलिए जान लेते हैं बिम्स्टेक क्या है। देखिए बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है और इसमें 7 देश शामिल है। अभी हमने पढ़ा इसमें 7 देश शामिल है। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या नाम है इसका, बिम्स्टेक का वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखिए बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और नज़दीक स्थित देश इस संगठन के सदस्य हैं। सीधी सी बात है कि बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती देश इसके सदस्य हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड जो है वो बिम्स्टेक का हिस्सा है। और इस संगठन का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है क्षेत्र में विकास और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना इसका उद्देश्य है।
ठीक है, हम ये भी जान गए कि बिम्स्टेक क्या है और इसके 7 सदस्य देशों को भी हमने एक बार रिवाइज कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडिया टीम का स्पॉन्सर किसे घोषित किया गया है, या इंडिया टीम का स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अडानी ग्रुप को है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडिया टीम का स्पॉन्सर जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडिया टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया है और पेरिस ओलंपिक का जो आयोजन है वो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? 26 से 11 अगस्त तक, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस के फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस बार जो है पेरिस ओलंपिक में 4 और खेलों को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है और ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किन 4 खेलों को शामिल किया गया या इनमें से कौन सा ऐसा खेल है जो इस बार पेरिस ओलंपिक में शामिल है। देखिए 4 खेलों में ब्रेकिंग हो गया, शफरिंग हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया और स्केट बोर्डिंग हो गया। ये 4 खेल हैं, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना है? देखिए तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना है बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हमारा। बांग्लादेश जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना है। देखिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बैठक जो है मॉरिशस द्वारा की गई। इसकी बैठक किसके द्वारा की गई? मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई, यानी कि इंटरनेट द्वारा इसे आयोजित किया गया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है इसकी बैठक जो है मॉरिशस द्वारा वर्चुअली की गई है। ठीक है, इस सम्मेलन में बांग्लादेश को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश को जो है वो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश जो है वो उसे नियुक्त किया गया है। अब कौन कौन से 5 सदस्य हैं इसमें आइए एक बार देख लेते हैं। बांग्लादेश के अलावा अभी बांग्लादेश को तो नियुक्त किया है 5वां, 4 कौन कौन से हैं? भारत है, मॉरिशस है, मालदीव और श्रीलंका जो है वो पहले 4 मेंबर थे और 5वां मेंबर को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश जो है वो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के मेंबर है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सारस पक्षी की आबादी बढ़कर 19,918 हो गई है? तो दोस्तों देखिए सारस पक्षी की आबादी जो है बढ़कर अभी उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19,918 हो गए। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसार सारस पक्षी की कुल आबादी राज्य में बढ़कर 19,918 हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 396 की स्थिति को दर्शाता है। यानी कि पिछले साल से इस बार जो है 396 सारसों की संख्या बढ़ी हुई है और कितनी होगी? 19,918 हो गई। ये आंकड़ा है और डायरेक्ट ऐसे आंकड़े जो है यूपी के एग्जाम में हमेशा पूछे जाने को देखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे? यानी कि देखिए 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेगा? तो ओम बिरला करेंगे। और कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, रूस। यानी कि रूस में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? ओम बिरला करेंगे। देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले, कहाँ पे आयोजित हो किया जा रहा है इसे? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन किया जा रहा है और भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व जो है वो ओम बिरला जी करेंगे, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष दोबारा नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो भी इम्पोर्टेंट करंट थे, हमने उन सारों को कवर किया। सो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा सेशन पसंद आया, दोस्तों रिक्वेस्ट है तो आप उसे हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।
ओके, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।